हाय एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत हमारे इस वीकली करंट अफेयर डिस्कशन के एक और सेशन में। इस वीडियो में हम फरवरी के सेकंड वीक यानी कि 8 से 14 फरवरी तक की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ बनी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चटकारे वाली न्यूज़ को अपने सेशंस में मैं शामिल नहीं करता हूँ कि चलो छोड़ो, उस पर नहीं जाऊंगा। खैर, ये वीकली करंट अफेयर का डिस्कशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर प्रॉपरली प्रोवाइडेड है। इसके अलावा डेली करंट अफेयर के क्विज़ भी आप लोगों को मैं देता हूँ, जो कि आप लोगों का 5 से 10 मिनट मांगता है। आप डेली बेसिस पर मेरे ऐप पर जाकर डेली करंट अफेयर क्विज़ेस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, उन्हें नोट कर सकते हैं। बाकी वीकली करंट अफेयर डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ करता हूं, जो कि उन डेली करंट अफेयर वाली जो न्यूज़ होती है ना, उनसे अलग होता है। तो ये एक बड़ी चीज़ है। तो चलिए फिर डिस्कशन को शुरू करते हैं। पहला सवाल आप लोगों के सामने आएगा। ये क्या हो गया? दोबारा से कोशिश करते हैं। अब आई थिंक आपको सवाल नजर आ रहा होगा। तो चलिए भी पहला सवाल अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन पूछता है, आईएनएस अर्नाला anti-submarine warfare shallow water craft was designed and built by which shipyard? आईएनएस अर्नाला पनडुब्बी रोधी उतले पानी में संचालन करने वाला युद्धपोत किस शिपयार्ड द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है? पहली चीज, चर्चा में क्यों है? तो ये जो आईएनएस अर्नाला है ना, इसके कमिश्निंग के साथ इंडिया ने ऑफिशियली जो बायर्स नेवी है ना, उससे बिल्डर्स नेवी की तरफ एक स्टेप लिया है। तो इंडिजिनसली डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को इससे क्या मिलता है? इससे बूस्टिंग मिलती है। तो यहां पर मैं आईएनएस अर्नाला पर आप लोगों से बात करूंगा। इंडियन नेवी का पहला इंडिजिनसली डिजाइन एंड बिल्ट ये युद्धपोत है। तो एक तो यही सवाल आपसे वो पूछ लेंगे कि बताइए कि इंडिया नेवी का पहला इंडिजिनसली डिजाइन एंड बिल्ट युद्धपोत कौन सा है? और ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। ये हमें दूसरी चीज याद रखनी है। और इसको बनाया है आपके GRSC यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जो कि कोलकाता बेस्ड है। और इसके की फीचर्स भी हमें पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर किसी भी न्यूज को अगर वो पूछते हैं तो उस पर आधारित 2-3 स्टेटमेंट दे देते हैं। तो जो 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर के वाटर क्राफ्ट है ना, उसमें से ये पहला है। कोस्टल एरिया में जो एनिमी की सबमरीन्स होती हैं उनको डिटेक्ट करना, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए इसको बनाया गया है। इसको कमीशन करा गया था 18 जून 2025 को ईस्टर्न नेवल कमांड के अंडर में। ये भी याद रखिएगा, ये भी चीज पूछ सकते हैं वो स्टेटमेंट में, ईस्टर्न नेवल कमांड के अंडर में। अब एक और सवाल मैं यहां पर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि इसके जो नाम का ओरिजिन है वो कहां से लिया गया है। तो ये जो आईएनएस अर्नाला है ना, ये महाराष्ट्र के अंदर वसाई के पास में एक अर्नाला फोर्ट है, उसके नाम पर इसको रखा गया है। तो एग्जाम में आपसे जो इंडिजिनस डिफेंस प्लेटफॉर्म्स होते हैं या फिर जो शिपयार्ड मैपिंग होती है, वो एक हॉट करंट टॉपिक होता है। उस पर आधारित ये बात आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट सवाल, the beta version of the model control protocol or MCP server for the e-सांख्यिकी portal has been launched by which organization? सांख्यिकी पोर्टल के लिए मॉडल कॉन्टेस्ट प्रोटोकॉल सर्वर का बीटा संस्करण किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पहला सवाल आप लोगों से मुझसे यही होगा कि न्यूज में क्यों है? तो गवर्नमेंट ने ऑफिशियल डेटा को एआई टूल्स से डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए इस एमसीपी सर्वर का बीटा वर्जन लॉन्च लिया है। तो यही हमसे सवाल पूछ लिया जाएगा। अब ये जो एनसीपी सर्वर है ना, इसको लॉन्च करा गया किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत एनएसओ के द्वारा, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा। तो यहां पर आंसर हम सी मार्क करेंगे। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये जो एनसीपी है ये करता क्या है? तो देखो, जो गवर्नमेंट के डेटा सेट्स होते हैं ना, उनको डायरेक्टली एआई टूल्स और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी कि जो एलएलएम्स होते हैं उनसे कनेक्ट करने का काम करता है। ऑफिशियल डेटा को मशीन रीडेबल बनाने का काम करता है। तो पर्पस बेटर डेटा का एक्सेस मिले, स्मार्टर पॉलिसी रिसर्च हो, एआई ड्रिवन एनालिटिक्स प्रोवाइड कराई जाए, तो इसलिए इस एनएसओ के द्वारा इसको विकसित करा गया। आगे बढ़ेंगे भाई। व्हाट आर नेमेलासिस, सोलेंटोगेनेथा एंड नारसिस नृत्य दैट वर रिसेंटली सीन इन न्यूज में? देखो, ये नाम दिए गए, ये साइंटिफिक नेम है जो कि हाल ही में समाचारों में रहे।
ये पूछ रहे हैं कि है क्या। तो चर्चा में क्यों है? इंडिया के कोस्ट से दो बिल्कुल नई मरीन स्पीशी को डिस्कवर करा है और इन दोनों के नाम आपके सामने है। तो ये बायोडायवर्सिटी के अंदर जो रिसर्च होती है ना, उसमें ये बड़ी अचीवमेंट है। अब किसके द्वारा इसको डिस्कवर करा गया है? तो इसको डिस्कवर करा गया है जो ZSI है। व्हाट इज द ZSI? ये हमारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। वेस्ट बंगाल कोस्ट से इन दो मरीन स्पीशीज की डिस्कवरी हुई, जिसमें स्पीशी वन आपके सामने है, ये नमल साइसिस्ट सोलेंटोग्नाथा, और दूसरा है नारिस धृत्य। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो आप ऐसे करके मान लीजिएगा, जो चैनल्ड जॉ होता है, एक यूनिक कैनल लाइक जॉ स्ट्रक्चर इसके पास है, जो कि जो सल्फाइड रिच आपके मड फ्लैट्स होते हैं उसमें ये रहता है। और दूसरा था आपका ये नैरस। ये एक धृति बनर्जी का आपने नाम सुना होगा ना, जो पहली वुमेन डायरेक्टर थी इस ZSI की। मैं यहां पर लिख देता हूं, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ दिस ZSI, वो कौन थी? धृति बैनर्जी। उनके नाम पर इस नरस धृति का नाम रखा गया है। वुडन डॉग पाइल्स के अंदर ये रहता है। तो ये क्या है? ये न्यूली डिस्कवर्ड कौन से स्पीशीज है? अब देखो यहाँ पर न्यू मरीन वर्म स्पीशीज इन्होंने बोला है, और दूसरा चौथे ऑप्शन में दिया है न्यूली डिस्कवर्ड फिश स्पीशीज। तो यहां पर ये क्लैरिटी आपको याद रखना है कि वर्म स्पीशीज है, समुद्री कीड़े की नई प्रजाति है। तो बायोडायवर्सिटी में कोई नई डिस्कवरी होती है तो भाई वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। Which state government has launched the AI based digital learning initiative, जिसका नाम है पढ़ाई विद AI? मजेदार सवाल है, पक्का एग्जाम में मिलेगा। तो चर्चा में ये इसलिए है क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने AI बेस्ड डिजिटल एजुकेशन मॉडल को लॉन्च करके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन है उसको मॉडर्न, उसको आधुनिक बनाया है। तो इनिशिएटिव किसके द्वारा लिया गया है? ये हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के अंदर बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पर इसको स्टार्ट किया गया है। AI बेस्ड एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो कि गवर्नमेंट परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए है। उसमें इनको इक्वल लर्निंग का एक्सेस मिलेगा, फुली डिजिटल सिस्टम का रूप एक यहाँ पर नजर आएगा, और टेक सपोर्ट इसमें प्रोवाइड करेगा NTPC। ठीक है, चलिए भाई। According to the recent data, which state was the largest wool producer in the India in fiscal year 24? हालिया आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य है। इन चार विकल्प में से बताइए कि कौन सा था। एक डेटाबेस सवाल है। तो लेटेस्ट प्रोडक्शन डेटा में जो राजस्थान है, ये इमर्ज करा है इंडिया का टॉप वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट। इंडिया का वूल प्रोडक्शन लीडर बन गया ये। अब इसमें जो स्टेट्स वगैरह है उनके बारे में भी हमें यह रखना है, जैसे कि इंडियन जो शिप पॉपुलेशन है उस पर इन्होंने डेटा दिया है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट है ग्लोबली। इंडिया की वूल रैंक ये आपसे पूछ सकते हैं, तो इसमें हम 9th हैं ग्लोबली। तो ये डेटा वगैरह भी हमें भाई याद रखने होता है। नेक्स्ट है एक साइंटिफिक नेम यहां पर दिया गया है, लायरियोथैमस केरलनेसिस, दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। बताइए ये चीज क्या है? तो रिसर्चर्स ने केरला के कोस्टल क्षेत्रों से एक बिल्कुल नई ड्रैगन फ्लाई की स्पीशी को डिस्कवर करा है। तो ये आंसर तो आपको पता चल गया कि ये एक नया स्पीशी ऑफ ड्रैगन फ्लाई है। नाम आपके सामने है, तो ड्रैगन फ्लाई की एक नई स्पीशी है। केरला का जो ले लेइंग कोस्टल एरियाज है ना, ये वहां पर पाई गई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द कॉपरनिकस सेंटिनल-2 मिशन इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन डेवलप्ड बाय विच स्पेस एजेंसी? कॉपरनिकस सेंटिनेंटल-2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन के रूप में आपको नजर आता है? ऐसे मिशन बेस्ड सवाल हमसे पूछ लिए जाते हैं भाई। तो हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज रिलीज हुई हाल ही में, जिसमें 2026 जो विंटर ओलंपिक के वेन्यूज है वो क्लियरली विजिबल है, और ये इस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के द्वारा इसको
जारी करा गया है। तो हमसे पूछा जा सकता है कि भाई ये किसके द्वारा डेवलप्ड है, तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा इसको लॉन्च करा गया था। चर्चा में मैंने आपको बताया। अब इस मिशन का पर्पस आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो लैंड सरफेस की मॉनिटरिंग है वो करी जाती है, जो वेजिटेशन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, जो अर्बन एक्सपेंशन हो रहा है, वो सारा का सारा ये ब्यौरा देता है। तो याद रखेंगे यूरोपियन यूनियन का जो कॉपरनिकस अर्थ ऑब्जर्वेशनल प्रोग्राम है उसका ये एक भाग था। तो सैटेलाइट मिशन हो, एजेंसी की मैपिंग हो, ये फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम में चीजें पूछ लेते हैं। नेक्स्ट अब इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज यानी कि इनक्वाइस वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच मिनिस्ट्री? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र की स्थापना किस मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी? पहला सवाल आपका मेरे से क्या होगा कि चर्चा में क्यों है, तो ये जो इनक्वाइस है ना, इसने 3 न्यू ओशन सर्विसेज को लॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया, जिसमें ये एआई बेस्ड जो जेलीफिश मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो हमसे पूछा जा सकता है कि भाई ये किसके अंदर आता है, तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत ये आपका काम करता है। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ सकते हैं तो हैदराबाद ऑफ तेलंगाना में ये लोकेटेड है। ये बातें आपसे पूछी जा सकती है। ओशन का डेटा कलेक्शन हो, मरीन की जो एडवाइजरीज जारी करना हो, क्लाइमेट और जो कोस्टल सर्विसेज हो, उसमें इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बाकी और भी कई सारी इनकी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस पर कभी आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट है, एक ग्लेशियर का नाम दिया गया है क्वाइटस। क्वाइटस ग्लेशियर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच रीजन? क्वाइटस ग्लेशियर जो हाल ही में समाचारों में रहा, किस क्षेत्र में ये लोकेटेड है? अभी चर्चा में क्यों है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो साइंटिस्ट ने वार्निंग दी कि ये जो आपका थ्वाइटस ग्लेशियर है ना, ये बहुत ही तेजी से मेल्ट हो रहा है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से इसकी मेल्टिंग बहुत तेज चल रही है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहां पर लोकेटेड है। तो अंटार्कटिका के पश्चिमी भाग के अंदर ये लोकेटेड है, तो हमारा आंसर यहां पर अंटार्कटिका हो जाएगा। इसको एक और नाम दिया जाता है, अगर आप याद रख पाए, डोम्सडे ग्लेशियर, ये नाम भी इसको दिया जाता है। तो याद रखेंगे, ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च्ड टू स्ट्रेंथन इंडिया नीदरलैंड्स कोऑपरेशन इन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज? हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी में भारत नीदरलैंड सहयोग को मजबूत करने के लिए शुरू किए गए फेलोशिप कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इस सवाल के अंदर तो ये पता चल गया कि चर्चा में क्यों है कि भाई इंडिया और नीदरलैंड्स ने ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च कोऑपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक फेलोशिप प्रोग्राम को लॉन्च कराया। अभी प्रोग्राम को जो लॉन्च करा गया वो किसके द्वारा करा गया? वो करा गया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। अब इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? जितने भी पीएचडी के विद्वान हैं, स्कॉलर्स हैं, पोस्ट डॉक्टरल जो रिसर्चर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हाइड्रोजन सिस्टम का इंटीग्रेशन, सेफ्टी, लाइफ साइकिल असेसमेंट, इंडिजिनसली टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, वो सभी चीजों को शामिल करा गया है। तो यहां पर सवाल में पूछा गया कि बताइए कि नाम क्या है? तो नाम है इंडिया नीदरलैंड हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम। ठीक, चलिए भी आगे बढ़ेंगे। HbA1c टेस्ट that was recently seen in news is commonly used in India for diagnosing which disease? HbA1c परीक्षण जो हाल ही में समाचारों में रहा, भारत में सामान्यतः किस रोग के निदान के लिए उपयोग किया जाता है? चर्चा में है। तो पहला सवाल, चर्चा में क्यों है? तो रीसेंट स्टडी ने बताया कि ये जो HbA1c टेस्ट है ना, वो कभी कभी रियल जो ब्लड शुगर लेवल होता है ना, उसको एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट नहीं करता है, जो कि इंडिया में डायबिटीज को डायग्नोसिस करने का एक मेन टूल है। तो अब अगर ये वही नहीं कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो ये चर्चा में आ गया आपका। तो ये HbA1c ये है आपका ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट। लास्ट 2-3 मंथ के एवरेज ब्लड शुगर को ही बताता है, मेजर करता है कि कितना परसेंट हीमोग्लोबिन ग्लूकोज से आपका कोटेड है। तो यहां पर इन्होंने पूछा कि ये किस डिजीज को डायग्नोस करने के लिए आपका चर्चा में रहता है, तो हम टाइप 2 डायबिटीज
तो यहां पर आंसर कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट है द स्काल्प मिसाइल स्टॉर्म शैडो इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय फ्रांस एंड विच कंट्री। स्काल्प मिसाइल स्टॉर्म शैडो का संयुक्त विकास फ्रांस और किस देश ने किया है। ऐसे जो डेवलपमेंट होते हैं डिफेंस सेक्टर के अंदर वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में ये स्कैल्प क्रूज मिसाइल डील पर डिस्कशन चल रहा है, इसलिए चर्चा में है। अब ये जो मिसाइल है ना, इस मिसाइल ने प्रिसीजन स्ट्राइक्स में काफी अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो अगर इंडिया इसके ऊपर इसको अक्वायर करने के लिए डिस्कशन कर रहा है तो हमसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि इसको कौन डेवलप कर रहा है या फिर कौन कौन से देश के द्वारा ये ज्वाइंटली डेवलप करा गया है। तो फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इसको ज्वाइंटली डेवलप करा गया है। एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है ये, जो कि फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ज्वाइंटली डेवलप्ड है। डीप स्ट्राइक की कैपेबिलिटी अपने साथ रखता है, हाई एक्यूरेसी। नाटो और उनके जितने भी अलाइड एयर फोर्सेस हैं वो इसको यूज करते हैं, तो इसलिए ये चर्चा में था। नेक्स्ट है मॉन्स माउंटेन हैज बीन आइडेंटिफाई एज अ पोटेंशियल लैंडिंग जोन फॉर विच इंडियन मिशन। मॉन्स माउंटेन को किस भारतीय मिशन के लिए संभावित लैंडिंग स्थल के रूप में पहचाना गया है। ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट होता है जब कभी भी कोई आपका मिशन चर्चा में होता है। तो साइंटिस्ट ने ये जो मॉन्स माउंटेन है इसको चंद्रयान 4 का लैंडिंग साइट सेलेक्ट किया है। इंडिया का फर्स्ट एक ल्यूनर सैंपल रिटर्न मिशन होगा ये आपका चंद्रयान 4, इसलिए चर्चा में था। तो साइट सेलेक्ट किया इसके द्वारा जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो है उनके स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने 6000 मीटर की हाइट पर मून के साउथ पोल के पास एक काम किया जाएगा जहां पर एक फ्लैट पीक है। सेफ लैंडिंग के लिए उसको इन्होंने परफेक्ट बताया है। साउथ सर्कुलेशन रीजन की हमें एडवांटेजेस मिलेंगी, लॉन्ग सनलाइट ड्यूरेशन वहां पर होता है। तो जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में ये जो साउथ पोल एकिन बेसिन है ना उसके रिम पर आधारित है, तो ये आपको याद रखना है। चंद्रयान 4 के लिए इन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया है। किसको किया है वो भी हमने यहां पर देख लिया, कहां पर किया है वो भी हमने याद रख लिया, कितने ऑल्टीट्यूड पर है वो भी हमने याद रख लिया। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द किम्बरले प्रोसेस। किम्बरले प्रोसेस का मुख्य उद्देश्य बताइए कि भाई इन 4 विकल्प में से क्या है। अब आप मुझसे पूछोगे कि न्यूज में क्यों है। इंडिया ने 2026 के लिए इस किम्बरली प्रोसेस का जो चेयरमैनशिप है उसको संभाला है, चेयरमैनशिप लिया इन्होंने। तो ये जो किम्बरली प्रोसेस है ये एक प्रकार से ग्लोबल पार्टनरशिप है जिसका उद्देश्य होता है कि कन्फ्लिक्ट डायमंड्स का इलीगल ट्रेड को खत्म करना, जिसमें 60 पार्टिसिपेट्स होंगे। 86 जो कंट्रीज है वो रिप्रेजेंट करेंगी। लगभग 90% ग्लोबल रफ डायमंड ट्रेड को ये आपका कवर करता है। तो यहां पर इन्होंने हमसे पूछा था कि प्राइमरली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। एलिमिनेट ट्रेड इन कन्फ्लिक्ट डायमंड्स, ये वाला ऑप्शन इसमें सही चला जाएगा, यानी कि संघर्ष हीरो के व्यापार को समाप्त करना। नेक्स्ट है जी ड्रैगन होल, यानी कि जो सांशा योंगले ब्लू होल है दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। लोकेशन बताइए कि कौन सी वाटर बॉडी के अंदर लोकेटेड है। ऐसे सवाल बेहद चर्चित होते हैं। तो हुआ क्या, साइंटिस्ट ने दुनिया का डीपेस्ट अंडर वाटर जो सिंक होल है उस पर लॉन्ग टर्म रिसर्च का डेटा अपडेट करा है। तो ये जो आपका ब्लू होल है इसकी लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। दक्षिण चीन सागर यानी कि साउथ चाइना सी के अंदर लोकेटेड है, जिसको कॉमनली ड्रैगन होल के नाम से जाना जाता है। अभी क्यों स्पेशल है, क्योंकि जो इसकी डेप्थ है ना वो लगभग 301.19 मीटर की है और ये इसको वर्ल्ड का डीपेस्ट ब्लू होल बनाता है। इवन जो डीन्स ब्लू होल है ना बहामास के अंदर उससे भी ये डीपर है, याद रखेंगे। तो लाइमस्टोन एरियाज एरियाज के अंदर जो कैविटीज बन जाती हैं ये वहां पर लोकेटेड है। बाद में जो सी लेवल आपका बढ़ा उससे ये आपका भर गया, तो याद रखना है लोकेशन इसकी हमें। पीएम सूरज पोर्टल वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। पीएम सूरज पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया भाई। ऐसे पोर्टल आते हैं चर्चा में तो हमारे लिए वो सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिस्कल ईयर 2024-25 में पीएम सूरज पोर्टल के थ्रू लगभग 1389 करोड़ रुपीस से ज्यादा लोन्स को डिसबर्स किया गया।
जो गवर्नमेंट का लार्जेस्ट से भी ज्यादा, तो इसलिए ये आपका चर्चा में था। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो पीएम सूरज पोर्टल है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ये है प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण पोर्टल। ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, मैं लिख नहीं रहा हूं, पीडीएफ में मिल जाएगा। तो इसको लॉन्च करा गया जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, इसके द्वारा। डेटा सामने आया था इसलिए चर्चा में था। ऑब्जेक्टिव इसका यही होता है कि जो डिसएडवांटेज सेक्शंस होते हैं उनके एंटरप्रेन्योर्स को लोन प्रोवाइड करना, लोन की सपोर्ट देना, क्रेडिट स्कीम्स का इजी एक्सेस उनको प्रोवाइड देना। तो एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लोन अप्लाई और ट्रैक दोनों एक ही जगह पर हो जाता है। तो ये पीएम सूरज पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, एक डैम का नाम दिया गया है, अलमाटी डैम, दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, इज लोकेटेड इन विच रिवर, ऑन विच रिवर? अलमाटी बांध जो हाल ही में समाचारों में रहा, वो किस नदी पर लोकेटेड है? अब ऐसी हवाबाजी में किसी डैम को नहीं बताता हूं मैं, ये न्यूज में है। तो आंध्र प्रदेश ने कर्नाटक के इस अलमाटी डैम की हाइट बढ़ाने के प्रपोजल पर ऑब्जेक्शन उठाया है, क्योंकि वो वाटर टेंशन वगैरह चलती रहती है। तो आंध्र प्रदेश ने करा कि भाई आप इसकी हाइट क्यों बढ़ा रहे हो? तो ये अलमट्टी डैम की लोकेशन हमें याद रखनी है, कृष्णा रिवर पर लोकेटेड है। और चर्चा में क्यों है वो भी मैंने आपको बता दिया, ये कर्नाटक के अंदर लोकेटेड है, कृष्णा रिवर पर। इस डैम के बहुत सारे पर्पस हैं, इरिगेशन में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में, फ्लड को कंट्रोल करने में। तो लगभग 52.5 मीटर इसकी क्या है, हाइट है, जिसको इंक्रीज करने का प्रपोजल आया था, इसीलिए आपका चर्चा में था। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इज डेवलप्ड एंड इंप्लीमेंटेड बाय विच गवर्नमेंट बॉडी, यानी कि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली किस सरकारी निकाय द्वारा विकसित और लागू करी गई है? पहली चीज आप मुझसे पूछोगे कि आप हमें ये बताइए कि आखिरकार ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पीएफएमएस के रोल पर डेटा शेयर किया है, कैसे ये फंड फ्लो और बेनिफिशियरी जो पेमेंट्स है उनको फास्ट एंड ट्रांसपेरेंट बना रहा है। तो ये डेवलप और इंप्लीमेंट करने का काम करता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, यानी कि ये जो सीजीए है वो इसका काम करता है। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि ये जो पीएफएमएस है वो क्या करता है? तो जितने भी वेब बेस्ड फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है उनसे डायरेक्ट फंड ट्रांसफर या रियल टाइम पेमेंट को ट्रैक करने का एक सेंट्रलाइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम बनाता है, जिसमें जो लीकेज वगैरह होती है उनको कम करता है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है, फास्टर एक बेनिफिशियर डिलीवरी ये प्रोवाइड करता है, तो इसलिए चर्चा में था। हु हैज बिकम इंडियाज यंगेस्ट मेन analog astronaut after successfully completing a simulated lunar habitat mission? सिमुलेटेड ल्यूनर हैबिटेट मिशन पूरा करने के बाद भारत का सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बन गया है भाई? तो इंडिया के एक 17 साल के छात्र ने मून लाइक कंडीशंस में सिमुलेटेड स्पेस मिशन कंप्लीट करके हिस्ट्री को तैयार किया है। ठीक है, और इनका नाम है आदित्य पांड्या। हाँ, ठीक है, तो इंडिया का यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट बन गए हैं। मिशन में मतलब ऐसे मान लो कि जो सिमुलेटेड ल्यूनर हैबिटेट मिशन होता है, ये गुजरात के धोलावीरा के अंदर काम करा गया था। 1 से 8 फरवरी के अंदर ये वाला काम करा गया। और जो आका स्पेस स्टूडियो है उनके द्वारा इसको लाया गया। पर्पस यही था कि भाई एक आइसोलेशन टेस्ट होगा, ऑपरेशनल चैलेंजेस जो आते हैं या फिर जो रियल स्पेस मिशन जैसी कंडीशन क्रिएट करना, वो इसका ऑब्जेक्टिव था। Which team won the 79th National Football Championship for the संतोष ट्रॉफी? संतोष ट्रॉफी के लिए आयोजित 79वें राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किस टीम के द्वारा जीता गया? ऐसे सवाल तो आपको एग्जाम में मिल ही जाते हैं। तो देखो, जो सर्विसेज की टीम है उन्होंने संतोष ट्रॉफी का ये जो 79th एडिशन है वो जीत कर एक और नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। तो फाइनल जो खेला गया वो असम के अंदर खेला गया। असम के अंदर एक स्टेडियम है, धक्कू खाना करके एक स्टेडियम है। सर्विसेज ने केरला को हराया इसमें 1-0 से। तो सर्विसेज एंड केरला के बीच में फाइनल था। तो ये चीजें हमसे पूछी जा सकती है।
नेक्स्ट है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम दिया गया है कपिलाश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन बताइए कौन से स्टेट के अंदर है ये वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से राज्य के अंदर लोकेटेड है ये सवाल इन्होंने हमसे पूछा है स्टैटिक सवाल नहीं है ये न्यूज में है न्यूज में क्यों है कि गवर्नमेंट ने जो सी ट्रिपल आर बोले तो कैपिटल रीजन रिंग रोड उस प्रोजेक्ट के लिए इस कपिलाश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की फॉरेस्ट लैंड डाइवर्जन को अप्रूव कर दिया है तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो चर्चा में है और ये आपका कहां पर लोकेटेड है ये आपके उड़ीसा के अंदर लोकेटेड है यहाँ पर एक दानिकनाल करके डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वहां पर लोकेटेड है फॉरेस्ट जो है वो ईस्टर्न हाईलैंड मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट को इन्होंने डाइवर्जन करने का यहाँ पर किया है रेप्टाइल्स पैंगोलिन्स ये सारी चीजें यहाँ पर मिलती हैं द इंडियन एयरफोर्स कंडक्टेड अ ज्वाइंट इन सितु एयर एक्सरसाइज विद विच कंट्री इन फरवरी 2026 भारतीय वायुसेना ने फरवरी 2026 में किस देश के साथ संयुक्त इन सितु हवाई अभ्यास को अंजाम दिया भाई ऐसे जो अभ्यास होते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो इंडियन एयरफोर्स ने रॉयल हाई फोर्स के साथ एक हाई लेवल ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जो कि रीजनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए लॉन्च करी गई थी तो इसमें इंडियन एयरफोर्स और रॉयल थाई फोर्स ऑफ थाईलैंड आपका इन्वॉल्व है अब जो इंडिया है इंडिया ने इसमें अपना जो Su-30 MKI है AWACS है और भी मल्टीपल चीजों को इसमें डिप्लॉय किया ऐसे ही थाईलैंड की तरफ से भी करा गया इंटर ऑपरेटेबिलिटी को बढ़ाना कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करना इंडियो थाई जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसको स्ट्रेंथन करना जैसे इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है वर्ल्ड यूनानी डे इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली एवरी ईयर ऑन विच डे विश्व यूनानी दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है विश्व यूनानी दिवस तो देखो चर्चा में क्यों है कि 2026 में वर्ल्ड यूनानी डे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हो रही है जिसमें यूनानी मेडिसिन को मॉडर्न रिसर्च से कनेक्ट करने पर फोकस दिया जा रहा है ठीक है तो ये एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी की बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है जिनका नाम था हकीम अजमल खान इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है थीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है थीम इस वर्ल्ड यूनानी डे का है इनोवेशन एंड एविडेंस इन यूनानी प्रैक्टिस इनोवेशन एंड एविडेंस इन यूनानी प्रैक्टिस तो याद रखेंगे इसको इसको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑर्गेनाइज कर रहा है और जो डे है वो डे क्या रहेगा डे रहेगा इसमें February 11 ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड न्यू आर्कटिक मिशन नेम आर्कटिक सेंट्री टू स्ट्रेंथन रीजनल सिक्योरिटी क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आर्कटिक सेंट्री नामक आर्कटिक मिशन किस संगठन ने शुरू किया है चर्चा में क्यों है तो जो ग्रोइंग आर्कटिक स्ट्रैटेजी है उनकी इंपॉर्टेंस के चलते नाटो ने ये एक न्यू सिक्योरिटी मिशन आर्कटिक सेंट्री को लॉन्च किया तो यहां पर आंसर हमारा नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन करेक्ट हो जाएगा नाटो के बेसिक्स आप लोगों को पता होने चाहिए कि इसको 1949 में फॉर्म करा गया मेंबर इसके 32 कंट्रीज है हेडक्वार्टर इसका ब्रुसल्स यानी कि बेल्जियम में है ये बेसिक बातें भाई हमें पता होनी चाहिए ठीक है इद्दूकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ये जो इद्दूकी जल विद्युत परियोजना है ये किस राज्य के अंदर लोकेटेड है अब देखो चर्चा में क्यों है ये जो इद्दूकी जल विद्युत परियोजना है ना इसने 50 साल कंप्लीट कर लिए और एक मैसिव पावर जनरेशन माइलस्टोन को क्रॉस कर लिया है तो हमारे लिए इसका पूछा गया कि कौन से राज्य के अंदर है तो ये केरला के अंदर लोकेटेड है इद्दूकी हाइड्रो प्रोजेक्ट इसका नाम है कौन सी रिवर पर इसको बनाया गया है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो यह है परियार रिवर ये नदी का भी नाम याद रखिएगा ऐसे सवाल भी पूछ ले जाता है केरला का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो पावर हाउस बोला जाता है ठीक है नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड
स्त्री सुरक्षा स्कीम टू गिव मंथली पेंशन टू अनएम्प्लॉयड वुमेन एंड ट्रांस वुमेन। बेरोजगार महिलाओं और ट्रांस वुमेन को मासिक पेंशन देने के लिए स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू करी है? ये आपको पक्का किसी ना किसी एग्जाम के अंदर मिलेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको केरल गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट और इस लॉन्चिंग का नाम सुनने के लिए मिलेगा, जिन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट वुमेन और ट्रांस वुमेन को मंथली पेंशन देना स्टार्ट किया है, जिसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10 लाख से ज्यादा बेनिफिशियरी को इवन मिल चुका है। स्कीम लॉन्च करेगी केरल सरकार के द्वारा, जिसमें मंथली पेंशन ये दे रहे हैं 1,000 रुपए। अनएम्प्लॉयमेंट महिलाएं और ट्रांस वुमेन इसके वो होंगे बेनिफिशियरी। ठीक है, अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 35 से 60 साल वालों को ये दिया जाएगा, इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड है। What is the position of India in the Stanford University's 2025 Global Artificial Intelligence Vibrancy Rankings? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2025 ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइब्रेंस रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? ये पक्का आपको किसी ना किसी पेपर में मिलेगा। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एआई रिपोर्ट ने बताया कि इंडिया दुनिया के टॉप एआई रेडी कंट्री में आ चुका है, लेकिन रैंकिंग कौन सी है इंडिया की? इसमें थर्ड है। कल को ये भी पूछ सकते हैं कि बताइए ये ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइब्रेंसी रैंकिंग जिसमें इंडिया तीसरे नंबर पर रहा, वो किसके द्वारा लॉन्च करा गया? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, आपको याद रखना है। अगली चीज आप मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई इंडिया की रैंकिंग कितनी हाई क्यों है? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे हैं, यंग टेक वर्कफोर्स हमारे देश के अंदर अवेलेबल है। तो ये याद रखना है, तीसरे नंबर पर है। नेशनल वुमेन्स डे इन इंडिया इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? यानी कि भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ये तो रटा हुआ होगा, ये बेसिक सा सवाल है और ये इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल वुमेन्स डे 2026 पर वुमेन लीडरशिप और एम्पावरमेंट कैंपेन्स हाईलाइट करे गए, जहां पर ये जो 13 फरवरी वाली डेट है ना, इसको नेशनल वुमेन्स डे के रूप में इन्होंने सेलिब्रेट किया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको सेलिब्रेट किया जाता है किसकी बर्थ एनिवर्सरी के लिए, तो आप सरोजनी नायडू जी का नाम याद करता है। कौन है सरोजनी नायडू जी? एक फ्रीडम फाइटर रही, एक बहुत बड़ी पोइट है जिनको नाइटेंगल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, महिलाओं के अधिकारों के लीडर के रूप में इनको जाना गया। तो पर्पस इस दिन को मनाने का यही है कि जो जेंडर इक्वालिटी होती है ना, उसको प्रमोट करा जाए, वुमेन लीडरशिप को इंकरेज करा जाए। तो याद रखिएगा वुमेन्स डे। अब इसमें ज्यादातर लोग ना 8 मार्च से कंफ्यूज हो जाते हैं। ये नेशनल वुमेन्स डे इन्होंने पूछा है, नेशनल वुमेन्स डे आपका 13 फरवरी को है। ठीक है, ये 8 मार्च वाला वो वुमेन्स डे आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है, नेशनल यूज किया है ना, उस हिसाब से आंसर करना है। Which state has become the first legislature in India to use AI powered face recognition technology to mark MLA as attendance? विधायकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए एआई आधारित फेस रिकॉग्निशन तकनीक अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है भाई? ये भी आपको पक्का आपके एग्जाम में मिलेगा। तो इंडिया में पहली बार एआई फेस रिकॉग्निशन से एमएलए की अटेंडेंस स्टार्ट हुई है, प्रॉक्सी असिस्टेंट जो पहले लगा दी जाती थी उसको खत्म करने के लिए, और ये शुरू करा गया है आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ये जो सिस्टम लॉन्च करी गई आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेचर में करी गई, जिसमें एआई इनेबल्ड कैमरा असेंबली हॉल में लगाए जाएंगे, एमएलए अपनी सीट पर बैठे तभी अटेंडेंस उनकी लगेगी, प्रॉक्सी जो अटेंडेंस लग जाती थी वो इम्पॉसिबल हो जाएगी। अब विच पैरामिलिट्री फोर्स रिसेंटली प्लान्ड टू इंडक्ट कांखुल हुई alpha and कोम्बाई ब्रीड्स टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन डॉग ब्रीड्स? विदेशी कुत्तों की नस्ल पर निर्भरता कम करने के लिए कांकुल हुई, हौफा और कोम्बई नस्लों को शामिल करने की योजना इस अर्धसैनिक बल ने बनाई है। ये बहुत चर्चित विषय है। तो इंडिया ने जो फॉरेन डॉग ब्रीड्स है ना, उस पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए इंडिजिनसली ब्रीड्स को सिक्योरिटी फोर्सेस में इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया है, और इनको शुरू करा जा रहा है असम राइफल्स के अंदर। ये जो दो नाम दिए हैं, ठीक है, न्यू ब्रीड्स बीइंग
इंडक्टेड, वो मैंने आपके सामने 2 नाम दे दिए। औफा, जिसको तांकुल हुई कह रहे हैं आप, ये मणिपुर से आता है, ये भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये मणिपुर का ब्रीड है यार, ट्रेडिशनली हंटिंग डॉग है, रेयर इंडिजिनस ब्रीड है। और दूसरा है इसमें आपका कोम्बई, ये तमिलनाडु से आपका आते हैं, मतलब यहाँ से आता है। ठीक है, तो भाई ये था हमारा डिस्कशन आपके इस फरवरी 2026 के वीक 2 का। 8 से 14 फरवरी तक का जो डिस्कशन है वो पूरा हो गया। पीडीएफ इस मेरे यूट्यूब चैनल एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। इस एप्लीकेशन पर आपको जो डेली करंट अफेयर होते हैं वो भी प्रोवाइडेड है, उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं क्विज फॉर्मेट में। बाकी इस वीडियो को लाइक जरूर करना है आपको, कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।